नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल देवेंद्र सचदेवा द फाइनेंशियल कंसल्टेंट में। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जीएसटी और टीडीएस में आए एक बहुत ज़रूरी अपडेट के रिगार्डिंग। जी हाँ, जैसा कि अपने लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि 54 जीएसटी काउंसिल मीटिंग के अंदर में गवर्नमेंट की तरफ से जीएसटी एंड टीडीएस में कई सारे चेंजेस किए गए हैं। जीएसटी में खासतौर पे कई आइटम्स में रेट लगाया, जीएसटी के रेट्स को रिवाइज किया गया था। साथ ही साथ गवर्नमेंट की तरफ से मेटल स्क्रैप के ऊपर जो है आरसीएम एप्लीकेबल कर दिया गया था, और उसके बाद गवर्नमेंट ने 9 तारीख को एक दूसरा गैजेटेड नोटिफिकेशन देते हुए मेटल स्क्रैप की सेल के ऊपर भी टीडीएस एप्लीकेबल कर दिया है। जी हाँ, अभी तक जो है गवर्नमेंट ने आरसीएम एप्लीकेबल किया गया था, बट अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने 9 अक्टूबर को नोटिफिकेशन के द्वारा जो है टीडीएस भी एप्लीकेबल कर दिया है मेटल स्क्रैप के ऊपर। तो चलिए दोस्तों, आज हम डिटेल में बात करेंगे जीएसटी एंड टीडीएस के बारे में, जो कि मेटल स्क्रैप के ऊपर लगाया गया है हाल ही में। एंड हम जानेंगे कि किस तरीके से किन आइटम्स के ऊपर जो है जीएसटी चार्ज किया जाएगा थ्रू दी आरसीएम। साथ ही साथ टीडीएस के लिए क्या क्या रूल दिए गए हैं, क्या क्या एग्जाम्पशन की लिमिट दी गई है, कितनी वैल्यू तक के लिए टीडीएस एग्जाम्प्ट रहेगा, और कितनी वैल्यू के बाद जो है आपको टीडीएस जो है चार्ज करना हो। तो दोस्तों चलिए जल्दी से वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं दोनों कंडीशंस के बारे में जो कि एप्लीकेबल की गई हैं मेटल स्क्रैप के ऊपर। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आइटम्स की जो कि कवर हो रही हैं। मेटल स्क्रैप की जो आइटम्स हैं जिनके ऊपर जीएसटी और टीडीएस जो है वो एप्लीकेबल हो रहा है। चैप्टर 72 से लेके 81 चैप्टर में ये कुछ आर्टिकल्स हैं, जैसे आयरन एंड स्टील, जिसके अंदर आयरन बार एंड स्टील रोड्स आ जाते हैं। आर्टिकल फ्रॉम आयरन एंड स्टील, यहाँ पर आर्टिकल फ्रॉम आयरन एंड स्टील का मतलब न्यू आइटम नहीं है। आर्टिकल ऑफ आयरन एंड स्टील का मतलब है कि आयरन और स्टील से जो आर्टिकल्स लाइक बर्तन या किसी टाइप के कोई पैन्स या किसी टाइप की कोई भी आर्टिकल्स बनाए जा रहे हैं, उनकी स्क्रैप की बात हो रही है यहाँ पे। इसी तरीके से कॉपर एंड निकल के आर्टिकल्स हैं, एल्युमिनियम के हैं, लेड के हैं, जिंक के हैं, टिन है और अदर कोई बेस मटेरियल जैसे कि एलॉय व्हील्स एक्सेट्रा। तो इन सब टाइप के आर्टिकल्स के ऊपर जो इस चैप्टर 72 से लेके 81 के अंदर कवर हो रहे हैं, इन सब के ऊपर आरसीएम की जो है और साथ ही साथ टीडीएस की जो है एप्लीकेबिलिटी कर दी गई है। आरसीएम की जो एप्लीकेबिलिटी की गई है वो बेसिकली उसका एक चार्ट की सहायता से मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि कोई सबसे पहले हम देखते हैं, मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि अगर कोई अनरजिस्टर्ड सप्लायर जो है वो किसी रजिस्टर्ड पर्सन को बेच रहा है, पहली कंडीशन में जो बायर है वो रजिस्टर्ड हो जाएगा, तो इस केस में आरसीएम की जो है वो एप्लीकेबिलिटी हो जाएगी, जहाँ पर कि जीएसटी रेस जो है वो 18% हो जाएगा एंड बायर को जो है जीएसटी पे करना होगा अंडर जो है आरसीएम में। ठीक है। सेकेंडली, अगर सप्लायर रजिस्टर्ड है एंड बायर भी रजिस्टर्ड है तो यहाँ पे आरसीएम नहीं, यहाँ पर एफसीएम हो जाएगा। जैसे कि नॉर्मल केसेस में जो बंदा सेल कर रहा है वो जीएसटी जो है इनवॉइस पे लगा देता है। अब यहाँ थर्ड केस की बात करें तो दोनों पर्सन अगर अनरजिस्टर्ड है तो उस केस के अंदर में आरसीएम की कोई एप्लीकेबिलिटी रह ही नहीं जाती, क्योंकि दोनों पर्सन जो है वो अनरजिस्टर्ड हो जाते हैं। चौथा केस ऐसा रहेगा जहाँ पे सप्लायर रजिस्टर्ड है बट जो बायर है वो अनरजिस्टर्ड है, तो इस केस में भी फॉरवर्ड टैक्स लगेगा। सेल करने वाला जो है वो जीएसटी लगाएगा और अनरजिस्टर्ड बायर जो है उसको कोई आरसीएम लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट के ऊपर जो है वो जीएसटी कलेक्ट हो चुका है। तीस आखिरी पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर मेटल स्क्रैप का जो इम्पोर्टर है, ठीक है, एंड इंडियन बायर जो है वो रजिस्टर्ड है, तो देन उसको भी उसके ऊपर जो है आरसीएम वो पे करना पड़ेगा। जी हाँ, अब सपोज टू से अगर कोई बंदा इंडिया के बाहर से मेटल स्क्रैप इंपोर्ट करके लेकर आ रहा है एंड द बायर इज एन इंडियन बायर, और उसको यहाँ पर जो है 18% का आरसीएम जो है उसके ऊपर में पे करना पड़ेगा। तो ये बेसिकली एक स्ट्रक्चर है आरसीएम का जो कि एप्लीकेबल हुआ है मेटल की स्क्रैप के ऊपर में। ये चार्ट को आप बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, जिससे कि आपको इजी रहेगा ये समझने में कि आरसीएम की एप्लीकेबिलिटी कहाँ पे हुई है। एफसीएम मैकेनिज्म में कोई चेंज नहीं है। जहाँ पर रजिस्टर्ड बायर है वो ऑलरेडी अपनी टैक्स के इनवॉइस के ऊपर जीएसटी लगा रहा है, तो वहां पर आरसीएम की कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे सिमिलरली फॉर एफसीएम लगेगा। बट जहाँ पर बायर जो है वो रजिस्टर्ड है और सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, तो उस केस में आरसीएम की एप्लीकेबिलिटी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, टीडीएस की जो एप्लीकेबल किया गया है मेटल स्क्रैप के ऊपर उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसमें एक छोटी सी बात यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि टीडीएस बेसिकली ये क्या है। ये टीडीएस और जो टीडीएस इनकम टैक्स पे लगाया जाता है उसमें डिफरेंस है। जी हाँ,
तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं कि ये टीडीएस जो है वो कब से लगाया जा रहा है। 10 अक्टूबर से ये एप्लीकेबल हो जाएगा। टीडीएस का रेट जो है वो 2% है और ये जो है रिसिप्टेंस बायर को डिडक्ट करना है एट द टाइम ऑफ पेमेंट। ठीक है, कंडीशन जो है इसके अंदर 2.5 लाख रुपीस पर ट्रांजेक्शन की एक लिमिट दी गई है। अगर वो इससे इंक्रीज हो जाती है तो उस पर टीडीएस लगाया जाएगा। सिमिलरली ये सीजीएसटी एसजीएसटी में ब्रेकअप कर दिया जाए इसका तो 1% और अगर आईजीएसटी में जा रहा है तो वहां पर ये 2% हो जाएगा। तो ये तीनों कंडीशन जो है वो आपको समझ लेनी चाहिए कि सीजीएसटी एसजीएसटी के हिसाब से 1% और आईजीएसटी के हिसाब से जो है ये 2% हो जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं अगर हम लोग टीडीएस डिडक्ट करना शुरू करते हैं तो क्या हमें कोई अलग से रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा या हम लोग अपनी ऑलरेडी जो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन है उसके थ्रू ही इसको फाइल कर सकते हैं? तो नहीं, जी हाँ, यहाँ पर हमें एक नया रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। जीएसटीआर फॉर्म 07 जो है उसको फाइल करना पड़ेगा जिससे कि हमें हमारे 10 बेस जो है एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। उसको लेने के लिए जनरली जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है वो लिस्ट यहाँ पर मेंशन है लाइक पैन कार्ड, प्रूफ ऑफ बिजनेस, बैंक अकाउंट, ऑथराइजेशन लेटर इन केस ऑफ कंपनी एंड एलएलपी। एंड जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो वहां से आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म 07 जो है मिल जाएगा जो कि आपको टीडीएस डिडक्ट करने के लिए आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा जिसके थ्रू आप टीडीएस जो है डिडक्ट कर पाएंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन को ध्यान से समझ लीजिएगा। आपको एक सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना है अगर आप टीडीएस को डिडक्ट कर रहे हैं मेटल स्क्रैप में अगर आप डील कर रहे हैं तो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मंथली इस जीएसटीआर 7 में जब आप रजिस्ट्रेशन ले लेंगे तो इसकी आपको नॉर्मल केसेस में जैसे जीएसटी की रिटर्न जाती है वैसे ही आपको जीएसटीआर 7 फॉर्म फाइल करना है मंथली बेस के ऊपर में। इसकी आप रिटर्न फाइल करेंगे। जैसे ही आप रिटर्न फाइल करेंगे तो जिस व्यक्ति का आपने टीडीएस डिडक्ट किया है उस पर्सन को सिमिलरली एज अ जैसे इनपुट टैक्स क्रेडिट दिखता है वैसे ही उसके क्रेडिट लेजर में जीएसटी का क्रेडिट दिखने लगेगा। तो आपको ये रिटर्न विदाउट फेलियर जो है फाइल करनी है और अगर आप इस रिटर्न को फाइल नहीं करते तो जैसे जीएसटी के अंदर में पेनल्टी लग रही है वैसे ही इस रिटर्न के अंदर में भी पेनल्टी जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से 25 रुपीज पर एक्ट जो है लगाई जा रही है। तो बिना फेलियर के आपको फॉर्म जीएसटीआर 7 जो है भरना है जैसे कि जीएसटीआर 1 या 3 भी जाती है और अपनी रिटर्न को जो है टाइमली बेस के ऊपर आपको फाइल करना है और इसी के बेस के ऊपर जो कि सप्लायर है उसको टीडीएस का जो है वो बेनिफिट पास ऑन हो पाएगा। आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आप जीएसटी रिटर्न अपनी फाइल कर देंगे तो जैसे फॉर्म 16 जनरेट हो जाता है नॉर्मल इनकम टैक्स टीडीएस के केस में सिमिलरली यहाँ पर भी फॉर्म जीएसटीआर 7A जो है वो जनरेट हो जाएगा और वो फॉर्म जीएसटीआर 7 है आपको शेयर करना है अपने वेंडर के साथ में जिससे कि वो अपने टीडीएस का क्रेडिट जो है वो यहाँ पर ले पाएगा। अगर हम बात करें एग्जम्पशन की तो टीडीएस जो है नॉट एप्लीकेबल ऑन अ मेटल ऑफ इंपोर्ट ऑफ मेटल स्क्रैप जो है अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो उस केस में आपको टीडीएस जो है वो डिडक्ट नहीं कर पाना क्योंकि यहाँ पे इंटरनेशनल फॉरेन ट्रांजैक्शन जो है वो आ जाती है जहां पर आपको टीडीएस डिडक्ट करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। कंपैरिजन इन विद इनकम टैक्स तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। कई लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि जीएसटी ऑन टीडीएस जो जीएसटी का टीडीएस है और जो इनकम टैक्स का टीडीएस जो है वो दोनों एक ही है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये दोनों वर्क सिमिलर फेस पे करते हैं जैसे इनकम टैक्स का टीडीएस डिडक्ट किया जा रहा है और जैसे आपका जीएसटी वाला टीडीएस डिडक्ट किया जा रहा है दोनों किए सेम तरीके से जा रहे हैं बट दोनों टीडीएस जो है एक दूसरे से कहीं भी लिंक अप नहीं करते हैं। इनकम टैक्स का टीडीएस जहां आपका डिडक्ट होता है और आपको एनुअली उसका बेनिफिट पास ऑन होता है व्हेन यू हैव बीन फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न बट जीएसटी के टीडीएस में ऐसा नहीं है। तो आप इस एक छोटे से दो सिनेरियो हैं इनसे आप समझ सकते हैं जैसे कि फास्टर क्रेडिट अवेलेबिलिटी अंडर जीएसटी this the credit of TDS deducted by the buyer is immediately available on a monthly basis through the cash ledger of the supplier। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था जैसे ही आप अपना जीएसटीआर 7 फाइल करेंगे तो आपके सप्लायर को जो है उसके कैश लेजर में ये जीएसटी दिखने लगेगा जो कि वो किसी भी तरीके से
क्लेम कर सकता है। सेकंड चीज़ जो है कि कैश फ्लो मैनेजमेंट में ये बहुत हेल्प करेगा। इनकम टैक्स वाले केस में आपका टीडीएस डिडक्ट हो गया तो आपके पास 365 दिन या व्हेनेवर योर टीडीएस डिडक्टेड ईयर एंड के बाद जब आप अपनी रिटर्न फाइल करेंगे, वहाँ पर जाकर आपको या तो उसको अपनी रिटर्न में अगर आपका टैक्स ज़्यादा बन रहा है तो देन आपका वहाँ एडजस्ट हो जाएगा, वरना आपको रिफंड अप्लाई होगा। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर आप इसको अपनी मंथली जीएसटी लायबिलिटी के साथ एडजस्ट कर सकते हैं या इधर आपके पास एक्सेस आ रहा है तो आप उसका रिफंड भी है क्लेम कर सकते हैं। तो ये बेसिकली एक कंपैरिजन है बिटवीन इनकम टैक्स टीडीएस एंड जीएसटी टीडीएस के में। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और मैं कैप्चर कर देना चाहूँ, जो टीडीएस जो जीएसटी के केस में लगाया जा रहा है वो अभी तक जो है पीएसयू और गवर्नमेंट एंटिटीज के ऊपर लगाया जा रहा था। गवर्नमेंट ने अभी अमेंडमेंट करके ये मेटल स्क्रैप को भी इसके अंदर कवर कर दिया है, जिसकी वजह से जीएसटी की टीडीएस जो है वो अब मेटल की स्क्रैप के ऊपर भी लग रहा है। तो जैसा कि हमने देखा, मेटल स्क्रैप के ऊपर जीएसटी और उसके साथ साथ टीडीएस दोनों की एप्लीकेबिलिटी कर दी गई है। दोनों की एप्लीकेबिलिटी के बाद से बिजनेस जो कि डील करते हैं मेटल की स्क्रैप के अंदर, उनके ऊपर काफ़ी तरीके से बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं। अभी तक के लिए उनके लिए जीएसटी के इन्वॉइसिंग करना बहुत इजी हो जाता था, खासतौर पे उन वेंडर्स के लिए जो कि B2C में डील करते थे। वो कच्ची पर्चियों के ऊपर भी काम कर लेते थे और अपने मटेरियल को सेल कर देते थे बड़े स्क्रैप डीलर्स को। बट उन स्क्रैप डीलर्स को अब आरसीएम डिपॉजिट करना है, तो उनके लिए प्रॉपर इन्वॉइसिंग की रिक्वायरमेंट हो जाएगी, जिससे कि छोटे डीलर्स जो कि स्क्रैप में डील करते हैं उनको अपने मटेरियल को सेल करते हुए कुछ ना कुछ इन्वॉइसिंग का प्रावधान जो है वो शुरुआत करना पड़ेगा। इसके साथ साथ B2B के केस में जहाँ पर टीडीएस की मैंडेटरी हो गई है, उसके में आप अगर देखेंगे तो लोगों के ऊपर टैक्स का लोड इमीडिएटली बढ़ जाएगा। स्क्रैप के ऊपर जैसा कि मार्केट ट्रेंड कहता है या स्क्रैप डीलर्स की तरफ से जो बातें आ रही हैं कि वैसे ही मार्जिन काफ़ी लो रहते हैं, बट उसके ऊपर अब टीडीएस देना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा। तो इन सारे चीज़ों को देखते हुए हो सकता है फ्यूचर में गवर्नमेंट इसके ऊपर कुछ रिलैक्सेशन लेकर आए, लेकिन अभी के लिए गवर्नमेंट की तरफ से दोनों टैक्स जो है वो एप्लीकेबल कर दिए गए हैं एंड दोनों टैक्स के लिए जो है प्रावधान जो है जीएसटी की तरफ से आ गए हैं। तो दोस्तों, जल्दी हम मिलेंगे आपके साथ अपने नए वीडियो में, जो कि एक अच्छी और बेहतर इन्फॉर्मेशन हमेशा की तरह आपके लिए लेकर आएगा। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।